हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो लास्ट वीडियोस में हमने चैप्टर को शुरू किया था जिसका नाम था एन एंटरप्रेन्योर, और इस चैप्टर में हमने उसके टाइप्स, देन एथिक्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, वो सब पढ़ा था। अब हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं, दैट इज मोटिवेशन। तो मोटिवेशन बेसिकली किसी भी एक इंडिविजुअल के इनर ड्राइव्स होती हैं जो कि उसको पुश करती हैं कि वो अपने जो उसके गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स लगाए। अब हम देखते हैं एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन क्या होता है। तो इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस दैट एक्टिवेट्स द एंटरप्रेन्योर्स टू exert a high level of efforts for the achievement of his or her goals. In other words, the entrepreneurial motivation refers to the drive or forces within an entrepreneur that affects his or her direction, intensity and persistence of voluntary behavior. तो entrepreneurial motivation एक प्रोसेस है जो कि एक entrepreneur को एक्टिवेट करता है कि जो उसके entrepreneurial गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स लगाए। और मोटिवेशन जो है वो उसके जो डायरेक्शन है उनको भी अफेक्ट करता है। लाइक वो अब मीनिंगफुल एक्टिविटीज में फोकस करता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। इंटेंसिटी जो कि डिटरमिन करती है कि वो कितना ज्यादा एफर्ट लगा रहा है अपने गोल को अचीव करने के लिए। और परसिस्टेंस मतलब उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो वो फेस कर रहा है, अनसर्टेनिटीज हैं, लेकिन उन सबको फेस करने के साथ साथ वो उस कमिटेड है अपने गोल को लेकर, वो हार्ड वर्क कर रहा है उसके लिए। तो ये मोटिवेशनल एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन होता है। अब मोटिवेशन की डेफिनेशन के बाद हम इस प्रोसेस को देखते हैं। तो ये है प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन जिसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो इस मॉडल को हम इस मोटिवेशन प्रोसेस को इस मॉडल के थ्रू समझेंगे। तो फर्स्ट हियर वी हैव फर्स्ट स्टेज इज अनसेटिस्फाइड नीड। तो एक एंटरप्रेन्योर या एक इंडिविजुअल या एक एम्प्लॉय की एक करंट स्टेट होती है, किस कंडीशन में वो अभी है, और एक डिजायर्ड गोल्स होते हैं कि हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं या फिर हम क्या अचीव करना चाहते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं अनसेटिस्फाइड नीड। अब जैसे कि हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि एक एंटरप्रेन्योर है, वो किसी एक पर्टिकुलर सिटी में ऑब्जर्व करता है कि वहां पे ऑर्गेनिक फूड मतलब ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पा रहे लोग। तो ये फर्स्ट स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, दैट इज टेंशन। तो जब वो एंटरप्रेन्योर उस अनसेटिस्फाइड नीड को आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, तो वो एक इमोशनल डिस्कम्फर्ट एक क्रिएट हो जाता है उसके अंदर, और ये उसको पुश करता है कि फिर वो उसके लिए कुछ एक्शन ले। जैसे कि अब इस एंटरप्रेन्योर ने यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ऑर्गेनिक फूड अफोर्डेबल नहीं है। तो उसने देखा कि उस सिटी में उस ऑर्गेनिक फूड की डिमांड तो है, लेकिन वहां पर सही से सप्लाई नहीं हो पा रहा, सप्लाई कम है। अब इसके बाद जो उसकी इनर ड्राइव है, अब ये जो उसकी टेंशन है, जितनी ज्यादा जरूरत बढ़ेगी उतनी ज्यादा उसकी टेंशन बढ़ेगी। तो अब नेक्स्ट स्टेज इज ड्राइव। तो यहाँ पे जो उसकी टेंशन है वो उसको पुश कर रही है कि वो अब इसके लिए कुछ एक्शन ले। यानी उसने ये ऑब्जर्व कर लिया कि डिमांड तो जो उनकी प्रोडक्ट है यानी ऑर्गेनिक फूड है उसकी बहुत है, लेकिन सप्लाई नहीं है। तो उसने सोचा कि अब वो अपना एक ऑर्गेनिक फूड बिजनेस लॉन्च करता है। उसके बाद जब उसने ये डिसाइड कर लिया कि उसको अपना ऑर्गेनिक फूड बिजनेस जो है वो लॉन्च करना है, तो उसके लिए वो कुछ नेक्स्ट स्टेज पर आएगा, दैट इज सर्च बिहेवियर। हम इसके नाम से समझ पा रहे हैं कि जब एंटरप्रेन्योर डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें क्या करना है, तो उसके लिए फिर वो रिसर्च करते हैं, सभी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, प्लान करते हैं, अपना बिजनेस मॉडल तैयार करते हैं। तो इसी तरह जब उस एंटरप्रेन्योर को अपना ऑर्गेनिक फूड बिजनेस शुरू करना है, तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में रिसर्च करेगा, उसके रिसोर्सेज, सप्लायर्स, उन सब के बारे में रिसर्च करेगा, अपना बिजनेस मॉडल तैयार करेगा। तो इस सर्च बिहेवियर के बाद एक स्टेज आएगी सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड। यानी यहाँ पे जब उसने डिसाइड कर लिया कि उसको क्या करना है और उसको किस तरह से करना है, इसके लिए पूरा उसने पूरा सर्च कर लिया, और सब चीजें उसने अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद में ये डिसाइड कर लिया कि अब उसे इंप्लीमेंट करना है अपने बिजनेस को। तो इस स्टेज पर आकर जब वो इंप्लीमेंट करता है, और जैसे कि ऑर्गेनिक फूड बिजनेस की हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो जब उसने अपना बिजनेस लॉन्च कर दिया, उसके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो उसकी जो नीड है वो सेटिस्फाई हो रही है। यानी अब तक जो उसकी अनसेटिस्फाइड नीड थी वो इस स्टेज पर आकर सेटिस्फाई हो गई। अब जब उसकी नीड सेटिस्फाई हो गई, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज आएगी, दैट इज रिडक्शन ऑफ टेंशन। यानी अनसेटिस्फाइड नीड को लेकर, उस गैप को लेकर जो उसको टेंशन थी, जिसने उसको ड्राइव किया, आगे पुश किया कि वो कुछ उसके लिए इनिशिएट करे, कुछ एक्शन ले, तो वो स्टेज अब वो टेंशन यहाँ पर अब खत्म हो चुकी, क्योंकि जो उसकी नीड थी वो सेटिस्फाई हो चुकी। तो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो पर्सनल ग्रोथ के लिए एफर्ट्स लगाते हैं, तो उनके लिए जो नए नए नीड्स इमर्ज होते रहते हैं। तो जब नए नए नीड्स इमर्ज होते हैं, तो इसी मोटिवेशन प्रोसेस से वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते रहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है जो बताता है कि एक इंडिविजुअल या एक एम्प्लॉय या कोई भी एक एंटरप्रेन्योर किस तरह से अपनी नई नई नीड्स को इमर्ज करता है, उनको किस तरह से सेटिस्फाई करने के लिए वो मोटिवेटेड रहता है।
सो नाउ लेट्स सी दी मोटिवेशन थ्योरीज। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं, कुछ मोटिवेशन थ्योरीज दी हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करती हैं कि वो अपने काम को कंटिन्यू करें। तो हमारे पास सबसे पहले मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी है, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो ने प्रोपाउंड की है। तो इस थ्योरी में उनके कुछ असम्पशंस हैं कि ह्यूमन की जो नीड्स हैं वो एक जब सेटिस्फाई हो जाती है तब दूसरी नीड एमर्ज होती है, जब दूसरी सेटिस्फाई हो जाती है तब उसके बाद और नीड्स इस तरह से एमर्ज हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये 5 यूनिवर्सल नीड्स हैं जो कि किसी भी ह्यूमन को हम कह सकते हैं कि उसको उसके बिहेवियर को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो ये बेसिक नीड्स हैं, हमारे बायोलॉजिकल फंक्शनिंग और हमारे सर्वाइवल के लिए जो बेसिक चीजें हमें चाहिए, जैसे कि हमें खाना, पानी, शेल्टर, ये सब चीजें चाहिए। तो इन सबको को पूरा करने के लिए जो हमारी नीड्स हैं उनको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब जैसे कि एक एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस शुरू करता है अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, कि वो अपने लिए खाना खरीद सके, अपना घर खरीद सके, या घर के लिए जो पे कर सके, जो हमारी एसेंशियल नीड्स हैं उनको हम पूरा कर सकें। तो इसीलिए एम्प्लॉयज भी इसीलिए काम करते हैं। तो ये हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं। और जब हमारी ये नीड्स सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हमारी सेकेंड नीड्स इमर्ज होती हैं। तो यहाँ पे सेकेंड नीड है हमारी सेफ्टी नीड्स। तो सेफ्टी नीड्स में हमारी आ जाती है हमारी जॉब सिक्योरिटी, हमारी फिजिकल सिक्योरिटी या फिजिकल सेफ्टी हम कह सकते हैं। तो जैसे कि एक कोई भी एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है तो वो उसके पास ये उसकी जॉब सिक्योर होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आज वो काम कर रहा है तो उसकी जॉब आज है कल नहीं हो। अगर उसको यही टेंशन रहेगी तो यानी उसको अगर ये टेंशन है, ये फियर है कि वो कल या कभी भी वो अनएम्प्लॉयड हो सकता है, तो ये जो टेंशन है ये उसको कंसंट्रेट नहीं करने देगी उसके काम पे। तो ये नीड सेटिस्फाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या उसकी फिजिकल हेल्थ, जैसे कि उसके पास जो उसका वर्क एनवायरनमेंट है, जो वर्किंग कंडीशंस है, लाइक वो किसी मशीनरी पे काम कर रहा है, इक्विपमेंट्स है उसके पास, तो वो उसको हार्म तो नहीं कर रहे। क्योंकि अगर वो चीजों का अगर उसको टेंशन रहेगा तो वो वहां पे सही से फोकस करके काम ही नहीं कर सकता। तो जब हमारी ये 2 नीड सेटिस्फाई हो जाती हैं उसके बाद आती हैं सोशल नीड्स। सोशल नीड्स जहां हम सोशल इंटरेक्शन करना चाहते हैं, इमोशनल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, तो इट इंक्लूड्स लव, फ्रेंडशिप, अफेक्शन। यानी हमारे जो भी ग्रुप्स हैं, लाइक हमारी फैमिली है या हमारे फ्रेंड्स हैं, तो हम अपने उस ग्रुप को हम ये फील करना चाहते हैं कि हम उस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो ये वाली नीड्स जो हैं वो सोशल नीड्स कहलाती हैं। इनको हम लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स भी कहते हैं। तो जब हमारी ये तीनों नीड्स सेटिस्फाई हो जाती हैं उसके बाद हमारी ये नीड्स एमर्ज होती हैं जो कि हाई लेवल की नीड्स हैं। तो इसमें आ जाती हैं एस्टीम नीड्स, यानी एक हमारी डिजायर्स होती हैं कि हम सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करें या बाकी लोगों में हमारी एक रिकॉग्निशन हो। तो यहाँ पे हम अचीवमेंट के लिए अपने काम करते हैं। जैसे कि कोई एंटरप्रेन्योर है, वो अपनी एबिलिटीज को प्रूव करना चाहता है, अपना बिजनेस शुरू करता है, या कोई एम्प्लॉय है वो चाहता है प्रमोशन और अवार्ड्स, ताकि लोग उसको वैल्यू करें कि उसने कुछ अचीव किया है, उसकी एक रिस्पेक्ट हो, उसकी रिकॉग्निशन हो लोगों में। तो ये होती है एस्टीम नीड्स। जब हमारी ये सभी नीड्स सेटिस्फाई हो जाती हैं उसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये एक हाई लेवल की नीड है और जब तक हमारी ये नीड सेटिस्फाई नहीं होती हम यहाँ इस लेवल तक नहीं आते। तो ये जो नीड है इस टाइम पे आके, इस स्टेज पे आके किसी भी एक इंडिविजुअल को या किसी भी एंटरप्रेन्योर को अब वो इस स्टेज पर आकर अपना फुल पोटेंशियल या अपनी क्रिएटिविटी को रियलाइज करता है। इस स्टेज पर आकर उसका गोल जो है वो प्रॉफिट अर्न करना या अपने गोल्स अचीव करना नहीं होता। इस स्टेज पर आकर अब वो कुछ अपने गोल्स के साथ साथ अपनी सोसाइटी की भी हेल्प करने की कोशिश करता है, या उसकी सोसाइटी में कोई पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो, कुछ पॉजिटिव चेंज आए, इसके लिए भी वो काम करता है। जैसे कि कोई एंटरप्रेन्योर है, वो अब एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता है जो कि उसकी सोसाइटी को भी सर्व करे, कोई पॉजिटिव चेंज हो इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये सब चीजें, ये सभी नीड्स एक एंटरप्रेन्योर को या किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करती हैं काम करने के लिए। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर किसी पर्टिकुलर इंसान की वो नीड्स को ऑब्जर्व किया जाए तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए उसको मोटिवेट किया जाता है और किया जा सकता है, और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल हो जाती है। नाउ वी हैव नेक्स्ट थ्योरी जो कि मैगलैंड थ्योरी ऑफ नीड्स है। इसको एक साइकोलॉजिस्ट डेविड मैगलैंड ने प्रोपाउंड किया है। तो यहाँ पे उन्होंने 3 नीड्स बताई हैं, एक इंडिविजुअल या एक एंटरप्रेन्योर या एक एम्प्लॉय की। तो ये नीड्स, जैसे कि हमने मैस्लो की थ्योरी में पढ़ा कि जो नीड्स अगर हम पहले हमारी एक नीड सेटिस्फाई हो जाती है उसके बाद हमारी दूसरी नीड इमर्ज होती है, लेकिन यहाँ पे ये तीनों नीड्स एक टाइम पर हो सकती हैं। लेकिन
कोई डोमिनेंट नीड होगी, यानी कि एक टाइम पर हम अचीवमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, एक टाइम पर हम एफिलिएशन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये जो नीड फॉर अचीवमेंट होती है, ये नीड उन लोगों को ज्यादा होती है जो गोल ओरिएंटेड होते हैं या कॉम्पिटेटिव होते हैं। जैसे कि किसी भी एक एंटरप्रेन्योर ने अपना कोई गोल स्टैब्लिश कर लिया कि उसको वो अचीव करना है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो फिर वो उसको बहुत ही एफिशिएंटली करना चाहते हैं, उसके लिए कोई इनोवेटिव आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज लेकर आते हैं। तो इस तरह से वो मतलब वो ये फील करना चाहते हैं कि उन्होंने कुछ अचीव किया है, कोई पर्टिकुलर गोल उन्होंने अचीव किया है। उसके बाद आती है नीड फॉर एफिलिएशन। ये नीड अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर है तो वो जो है रिलेशनशिप को ज्यादा वैल्यू करता है, सोशल इंटरेक्शन को वो ज्यादा वैल्यू करता है। मतलब इसमें हम बेसिकली एफिलिएशन में हम ये चाहते हैं, जो भी हम हमारी ये डिजायर्स होती हैं कि जितने जो भी हमारा ग्रुप है, हमारी फ्रेंड फैमिली, हमारे फ्रेंड्स जो हमारा ग्रुप है उनको हम बिलोंग करें, एक सेंस एक फील हम ये चाहते हैं। तो जो एफिलिएशन वाली नीड होती है, इसमें जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, टीम वर्क को वो वैल्यू करते हैं, यानी वो अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को बहुत प्लीजिंग बनाना चाहते हैं, वहां लड़ाई झगड़े को वो लोग अवॉइड करते हैं और ऐसे एनवायरनमेंट में काम करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद नीड फॉर पावर। तो नीड फॉर पावर जब एक एंटरप्रेन्योर को होती है तो वो एक एंटरप्रेन्योर की डिजायर्स हो जाती हैं, या किसी भी एक इंडिविजुअल की डिजायर्स हो जाती हैं कि वो अपने लोगों को, जो उसके आसपास के लोग हैं, उनको इन्फ्लुएंस करे, उनको कंट्रोल करे, उनको लीड करे। तो इस तरह के लोग ज्यादातर लीडरशिप रोल्स प्रेफर करते हैं। और तो जब ये लोग लीडरशिप प्रेफर करते हैं तो वो लोगों को कंट्रोल करना, उनको गाइड करना पसंद करते हैं। तो ये नीड्स बेसिकली कुछ पर्सनलाइज्ड पावर्स होती हैं, यानी कुछ लोग अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। इसके अलावा सोशलाइज्ड पावर्स होती हैं, लाइक कुछ लोग चाहते हैं कि उनके पास पावर्स हो जिससे कि वो बाकी लोगों की हेल्प कर सकें, उनके लिए कुछ अच्छा कर सकें। तो ये तीनों नीड्स हैं जो कि हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं, और ये नीड्स को आइडेंटिफाई करके हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको मोटिवेट कर सकते हैं। Now let's come to the next topic, that is difference between entrepreneur and employee। तो इस टॉपिक पर हम देखेंगे कि एम्प्लॉय और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है। तो एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस को शुरू कर रहा है उसको ओन करता है, और जो एम्प्लॉय है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो कंपनी एंटरप्रेन्योर ओन कर रहा है वहां पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट स्टेटस, तो एंटरप्रेन्योर स्टैब्लिश कर रहा है अपनी एंटरप्राइज को, तो वो उसका ओनर है, लेकिन जो एम्प्लॉय है उसको वहां पे हायर किया गया है काम करने के लिए। उसके बाद रिस्क बियरिंग, दोनों की, जो एंटरप्रेन्योर है उसने जब अपना आइडिया उसी का है, एंटरप्राइज उसी की है, तो पूरा रिस्क, सभी अनसर्टेनिटीज उसी को बियर करनी है। लेकिन जो एम्प्लॉय है उसके साथ इतना ज्यादा रिस्क नहीं है। उसके साथ ये रिस्क है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता या कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में जाके बंद हो जाती है तो उसकी जॉब चली जाएगी, और हो सकता है कि उस टाइम पे उसको कॉम्पनसेशन भी ना मिले। उसके बाद रिवॉर्ड्स, तो एंटरप्रेन्योर जितना ज्यादा एफर्ट लगाता है उतना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है और उतना ज्यादा उसको रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन अगर एक जो एम्प्लॉय है उसको इतना ज्यादा रिवॉर्ड, मतलब उसकी जो सैलरी है वो फिक्स्ड होती है, जो प्री डिसाइडेड होती है, यानी वो अपनी जितनी सर्विस देगा उतना ही उसको रिवॉर्ड मिलेगा, यानी उसकी सैलरी मिलेगी जो कि फिक्स्ड है। उसके बाद इनोवेशन, तो एंटरप्राइज जब एंटरप्रेन्योर ने शुरू किया है, आइडिया उसी का है, तो सभी इनोवेशन वो लेकर आता है। और जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय उसने जो स्टैब्लिश किया है, आइडियाज जनरेट किए हैं, उनको एग्जीक्यूट करता है, उसके प्लान्स को एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद क्वालिफिकेशन, एंटरप्रेन्योर की क्वालिफिकेशन के साथ साथ उनकी क्वालिटीज, जो उनकी स्किल्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी उनका विजन, कितनी दूर तक वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ले जा सकते हैं, उनका विजन क्या है, उसके साथ साथ वो कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, आइडियाज कैसे जनरेट करते हैं, अपॉर्चुनिटी को उसको कितना जल्दी ग्रैब करते हैं। और एक एम्प्लॉय की जो क्वालिफिकेशंस हैं वो उसकी जॉब पोजीशन के अकॉर्डिंग होती हैं। अगर कोई अकाउंटेंट है तो उसकी क्वालिफिकेशन उसका सीए, एमकॉम ये सब होना चाहिए। फिर अगर उसकी जॉब मार्केटिंग की है तो वो एमबीए उसने किया होना चाहिए। तो इस तरह से एम्प्लॉयज और एंटरप्रेन्योर्स में डिफरेंस है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अपनी एंटरप्रेन्योर स्किल्स का यूज करते हैं, लेकिन उनको वहां पर रिस्क नहीं लेना होता। यानी उनकी जितनी भी एंटरप्रेन्योरल स्किल्स हैं, इनोवेशन लेकर आना, किसी भी कुछ भी क्रिएटिव आइडिया लेकर आना, कोई भी नया प्रोडक्ट सर्विसेज एग्जिस्टेंस में लाना, तो ये एंटरप्रेन्योरल स्किल्स वो वहां पे अपनी यूज करते हैं। तो यहाँ एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो अपने जो उनका आइडिया है उस पर वो अलग से काम ना करके जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो पहले से वर्क कर रहे हैं वो वहीं पे ही इंप्लीमेंट करते हैं, यानी वहीं पे ही उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, नए नए आइडियाज उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेकर आते हैं। लेकिन उनको बाकी एंटरप्रेन्योर्स की तरह रिस्क नहीं लेना होता। जैसे कि हमने अभी डिफरेंस देखा कि एम्प्लॉइज और
एंटरप्रेन्योर्स में जो डिफरेंस है, यानी एंटरप्रेन्योर्स को सारा रिस्क बियर करना होता है लेकिन एम्प्लॉइज को नहीं करना होता। तो इसीलिए जब एंटरप्रेन्योरशिप में और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज एंटरप्रेन्योर्स हैं, वहां पर एंटरप्रेन्योरल स्किल्स यूज कर रहे हैं, तो उनको वहां पर भी रिस्क नहीं लेना। अब एंटरप्रेन्योरशिप इंपॉर्टेंट क्यों होती है? जब एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जितने भी क्रिएटिव जो एम्प्लॉइज हैं, जिनके पास कुछ इनोवेटिव आइडियाज हैं, जो नए प्रोडक्ट सर्विसेज ला सकते हैं, तो वो अगर अपनी जॉब को छोड़कर अपने किसी आइडिया पे काम करना शुरू करेंगे, तो इसलिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन को ना छोड़ें, तो उनको वहीं पे ही ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो वहां पर ही इनोवेटिव आइडियाज पर काम करें। अपने जो उनके आइडियाज होते हैं उसको वैल्यू किया जाता है, और मैनेजमेंट भी वहां पर उनको सपोर्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की भी फिर वहां पर ग्रोथ होती है। यानी नए नए प्रोजेक्ट्स, नए नए आइडियाज वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन भी सक्सेसफुल हो जाती है और एंटरप्रेन्योर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। इस पूरे प्रोसेस को हम इस गूगल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम से समझ सकते हैं कि गूगल ने अपने एम्प्लॉइज के लिए कि वो इनोवेटिव आइडियाज लेकर आए, तो उन्होंने ये एक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें कि एंटरप्रेन्योर्स को, जो वहां के एम्प्लॉइज हैं उनको उनका 20% टाइम उनको दिया जाता है कि वो अपने किसी भी इंटरेस्टेड प्रोजेक्ट पे काम करें। 20% टाइम वो उस पर स्पेंड करें अपना। तो जब वो उस पर अपना काम करते हैं तो वहां पर एक पूरा फॉर्मल प्रोसेस है जिसमें कि उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने इंटरेस्टेड प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करें, और फिर उनको एक अपना प्रपोजल लेकर आना होता है। उनको एक टाइम लिमिट दिया जाता है, कितने टाइम में उनको प्रपोजल लेकर आना है, अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल, और फिर उनको जो बेस्ट होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो जैसे कि हम ये गूगल के प्रोडक्ट्स देखते हैं, जीमेल और एडसेंस, ऑरकुट और गूगल न्यूज, तो ये सब इसी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के आउटकम्स हैं। तो इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनके जो इनोवेटिव एम्प्लॉइज हैं, जिनके पास ये इनोवेटिव आइडियाज हैं, क्रिएटिव एम्प्लॉइज हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो उसमें काम कर सकें, और उनको जो उनकी जितने भी अनसर्टेनिटीज हैं, जितना भी रिस्क है, वो भी बियर नहीं करना पड़ता। तो और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद और बेनिफिशियल हो जाता है। तो इस वीडियो में ये हमारा लास्ट टॉपिक था और हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं।